इस वीडियो में सीटेट एसएसटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करूंगा। यह क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 का है। क्वेश्चन पेपर के जरिए आप सभी को पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आप सभी को कैसे इन क्वेश्चन को करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा पीला। जो पीला रंग होता है, पीले रंग से पठार को दर्शाया जाता है। हरे रंग से किसको दर्शाया जाता है, मैदान को या घास वाले मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। भूरे रंग से पर्वतों को दर्शाया जाता है, बल्कि पठारों को पीले रंग से दर्शाया जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। आपको ऐसे उपाय बताने हैं जो मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। मल्च बनाना भी सही हो जाएगा, वेदिका फार्म भी सही हो जाएगा, बीज की फसल उगाना भी सही हो जाएगा। परंतु अति चराई से मृदा अपरदन रुकती नहीं है बल्कि बढ़ती है। जब अति चराई खेतों में होगी तो मृदा अपरदित होगी, ना कि रुकेगी। तो बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिन जिन में बी लगा हुआ है वो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर काट दोगे। बचेगा आपका सेकेंड वाला, जो कि ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर का दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सही दिया गया है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि गलत है। पृथ्वी का अक्ष क्या है दोस्तों, काल्पनिक रेखा है, परंतु अपने कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है आपको पता होना चाहिए। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ना कि 33.5 का बनाती है, इसलिए गलत हो जाएगा। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। यहाँ पर आप लोग नोट्स में भी देख सकते हो, नोट्स मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है ना। और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है 23.5, आपको यह भी पता होना चाहिए। और प्रदीप्त वृत्त से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है ना। प्रदीप्त वृत्त अक्ष के साथ कभी भी नहीं मिलता है। अगर आप लोग इन नोट्स को खरीदना चाहते हो, नोट्स की अगर मैं खासियत की बात करूं दोस्तों, आपको PYQ हर चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। अभी क्वेश्चन आपको मैंने जुलाई 2024 का कराया, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पृथ्वी का अक्ष घूमना घूर्णन कहलाता, सही दिया गया है। काल्पनिक रेखा है, 33.5 का कोण नहीं बनाता है बल्कि 66.5 का बनाता है। अभी मैंने आपको जस्ट यही क्वेश्चन यहाँ पर कराया। नोट्स में आपको सभी वर्ष के यानी कि 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग नोट्स को अवश्य खरीद लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि कुछ इस प्रकार से, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो वतन जागीर किसको दिया था, तो सिसोदिया राजपूतों को अकबर ने वतन जागीर वापस कर दिया था, क्योंकि इन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था, है ना। तो थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, वतन जागीर वापस कर दी। क्या वापस कर दी, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने मुगल सत्ता स्वीकार नहीं की। जब वे मुगलों से हारे तो सम्मानीय व्यवहार किया, उनकी वतन जागीर उनको वापस कर दी गई थी। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कहाँ, हमारे इन नोट्स में आपको मिलेगी। नोट्स मैंने आप सभी लोगों के लिए खुद हैंड रिटन बनाए हैं और नोट्स में PYQ क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। तो वतन जागीर के बारे में आपने यहाँ पर अच्छे ढंग से जान लिया। तो विभिन्न चीजें आपकी यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट मैंने आपको यहाँ पर कराया, सिसोदिया राजपूतों को वतन जागीर अकबर ने वापस कर दिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आपके पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो बात यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 कहता है दोस्तों, कथन ए और बी पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। किसके बारे में, सर्वोच्चता एक नीति जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, ये तो बात गलत है। कंपनी ने कहा था कि मेरा अधिकार जो रहेगा वो सर्वोच्च रहेगा, सभी राज्यों के ऊपर रहेगा। अपने हितों की रक्षा करने के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती है। तो बी वाली बात यहाँ पर सही हो जाएगी, ए गलत हो जाएगी।
तो ए गलत है लेकिन बी सही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सर्वोच्चता का दावा आखिर क्या था, उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। देखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने के नेतृत्व में सर्वोच्चता नीति शुरू की गई। तो सर्वोच्चता नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। तो उसने ये कहा था, यही वाला स्टेटमेंट एग्जाम के क्वेश्चन में आया है। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रेड करने या अधिग्रेड की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, है ना। यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली, है ना। उदाहरण के लिए कित्तूर की रानी चेन्नवा ने भी हथियार उठा लिए थे। कंपनी ने सर्वोच्चता का दावा किया था उनके राज्य में भी। तो आपको यहाँ पर मैंने विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया आखिर सर्वोच्चता नीति क्या थी। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आया। आप लोग देख सकते हो, अधिग्रेड करने या अधिग्रेड की धमकी देने का अधिकार किसके पास था? तो कंपनी के पास इसका अधिकार था। यहाँ पर मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया है, इस लाइन के जरिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो अधिग्रेड करने या अधिग्रेड की धमकी देने का अधिकार किसके पास था? तो कंपनी के पास था। यही दोस्तों था, क्या था? यही सर्वोच्चता नीति थी। इस नीति के खिलाफ कई रानी और राजाओं ने भी संघर्ष किया था। आपको ये भी मैंने बताने का प्रयास किया। राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। आपको करना क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलान करना है। यह दरअसल क्वेश्चन कहाँ से आया है? यह क्वेश्चन आपके, आप कह सकते हो नागरिक शास्त्र कह सकते हो या पॉलिटी कह सकते हो, वहां से यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो असमानता क्या होती है? असमानता होती है दोस्तों एक प्रकार से, जैसे यहाँ पर है समान कार्य के लिए अलग वेतन देना। मतलब कि दो व्यक्ति समान कार्य कर रहे हैं परंतु दोनों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से असमानता होती है। तो बी का पहला आपका हो जाएगा। बी का पहला आपके चौथे में भी दिया गया है और आपके पहले में भी दिया गया है। उसके बाद देखो, भेदभाव क्या होता है? भेदभाव, लड़कियां खाना बनाने में, भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। ये क्या है? ये उनके बारे में एक प्रकार से रूढ़िवादी धारणा है। ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। ग्रामवासी क्या है दोस्तों? अंधविश्वासी हैं। महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। गर्भवती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना है। वहीं यहाँ पर दिया गया लड़कियां खाना पकाने या भोजन पकाने में अच्छी होती हैं, तो इनका मिलान आपका किसके साथ होगा? आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इसका मिलान दोस्तों सी का, रूढ़िवादिता की यहाँ पर बात की गई है, तो सी का 4th हो जाएगा। सी का 4th आपका इसमें दिया गया है, इसलिए राइट आंसर 4th ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ए का 3rd आपका हो जाएगा भेदभाव। महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से भेदभाव है ना। और पूर्व धारणा क्या है? कि ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। ये एक प्रकार से पूर्ण धारणा यहाँ पर कहलाएगी दोस्तों। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था। अब आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे होगा। पश्चिम का टाइम पीछे होता, सही बात कही गई है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती तब सूर्य पूरब में जल्दी उगता, गलत बात है। जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर, इसलिए गलत यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर केवल और केवल पहला वाला हो जाएगा। केवल ए सही है, आर गलत यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। सभी लोग देख सकते हो पृथ्वी कैसे घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। कैसा चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। परंतु आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया था पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए यह बात यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में उनका टाइम पीछे होगा, जो पूरब में होंगे उनका टाइम आगे होगा। ये बात मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। आप लोग देख सकते हो, जो स्थान ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा, जो पश्चिम में है तो उनका पीछे होगा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं, डिग्री वाले
और आपके ग्रीनविच वाले, मैंने उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, आप लोग देख लेना। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, तो ग्रीनविच के 15 डिग्री पूरब में टाइम क्या होगा, ये जानकारी मैंने अपने नोट्स में समाहित की है। नोट्स में आपको सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से इनको ले लेना। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर रहा, जो कि कहता है एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो आधार कैसा है दोस्तों, आधार आपके चौड़ा है और एक पतली चोटी, यानी कि धीरे धीरे इसकी ऊपर की चोटी पतली होती गई इस प्रकार, यानी कि त्रिभुज के आकार का। उच्च जन्म दर, तो आधार तभी चौड़ा होगा जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैदा होंगे या जन्मेंगे। तो पहली बात यहां पर सही हो जाएगी। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर। अब पतला क्यों हो गया, क्योंकि जब लोग यहाँ पर बुजुर्ग हुए, यानी कि उनकी जो उम्र है वो बढ़ी, तो यहाँ पर पतला इसलिए हुआ क्योंकि लोग यहाँ पर मरने लगे, वृद्ध लोग मरने लगे, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, इसका चौड़ा है ये आधार, यहाँ पर भी चौड़ा है, तो यहाँ की जनसंख्या कैसी रही होगी, तो युवा रही होगी, ये भी बात सही है। शिशुओं में मृत्यु दर अधिक, अगर बच्चे पहले से ज्यादा मर जाते तो आधार चौड़ा कैसे होता, तो ये बात यहाँ पर गलत होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ए बी सी। अगर शिशु मर जाते, पहले ही बच्चे मर जाते, तो आधार चौड़ा क्यों होता, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही आपके मतलब कि गलत हो जाता फिर तो इसलिए आपका डी हट जाएगा, ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको समझाता हूं। आगे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा, आप लोग देख सकते हो। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, कुछ नहीं, आपको मिलान करना है। आग्नेय क्या होता है, मैग्मा से बनता है, द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से बनता है। आग्नेय दो प्रकार का होता है, अंतर्भेदी आग्नेय और बहिर्भेदी आग्नेय। अवसादी क्या होता है दोस्तों, ये जमा हो जाते हैं हवा या जल के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। कायांतरित क्या होता है, जब इनमें उच्च ताप व दाब पड़ता है तो इनका रूप बदलता है, इसलिए इनको कायांतरित बोलते हैं। तो ए का मैंने आपको सेकंड के साथ बताया, ए का सेकंड किसमें है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे में दिया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो सेल, सेल का मतलब होता है चट्टान, रोग। ये तीन प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आग्नेय सेल के बारे में। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, वही आपका आग्नेय सेल बनता है। आग्नेय सेल दो प्रकार का होता है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बहिर्भेदी दोस्तों क्या होता है, जो बाहर आकर के जम जाए या ठंडा हो जाए, जैसे बेसाल्ट का दक्कन का पठार हो गया, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो एग्जाम में आता है कि बेसाल्ट किससे बना है, तो बहिर्भेदी आग्नेय से बना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो उसी प्रकार अंतर्भेदी जो अंदर ही जम जाए, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है, ये अंतर्भेदी आग्नेय का उदाहरण है। यहाँ पर मैंने अवसादी को भी समझाने का आपको प्रयास किया है, जो कि क्या होता है, अवसाद हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यही लाइन एग्जाम के क्वेश्चन में आई हुई थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वही मैं कायांतरित की बात कर लूं तो उच्च ताप व दाब के कारण ये बदल जाते हैं, जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो ठीक है ना, और इनसे संबंधित एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन आया करते हैं, आप लोग देख सकते हो। आग्नेय और अवसादी सेल से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यदि आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूं अंतर्भेदी आग्नेय से, बहिर्भेदी आग्नेय से, अवसादी सेल से, कायांतरित सेल भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग कह सकते हो, क्योंकि बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से खरीद लेना। आप लोग देख सकते हो कायांतरित सेल, आग्नेय सेल है ना, अवसादी सेल से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं 96, 96, 400, 597, इस नंबर पे आपको यहाँ पर स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना या कॉल करना, मैं आपसे खुद बात करूंगा, आपको फटाक से नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी प्राइस मैंने बहुत कम रुपए यहाँ पर रखी हुई है। अब मैं बात कर लूं कुछ अगले क्वेश्चन की। अगर मैं चाहूं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बता सकता हूं, परंतु आपके पास जो है वो टाइम बिल्कुल कम है, क्योंकि बताने में यहाँ पर टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर आपको फटाक से समझाता हूँ। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, अमेजन बेसिन के बारे में।
पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नम जलवायु रहती है, तो सही दिया गया है। यहाँ लोग कर्तन व दहन खेती करते हैं, सही दिया गया है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, जो कि गलत दिया गया है। यहाँ के लोग मुख्यतः शकरकंद को उगाते हैं, टेपियोक को उगाते हैं। टेपियोक है ना, टेपियोक एक प्रकार का एक फसल है, उसको उगाते हैं। वेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात सही हो जाएगी। सी को हटाओ सबसे पहले, क्योंकि गलत है सी आपकी। बचेगा आपको फोर वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को अमेजन बेसिन के बारे में बताना चाहूँ, जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, आप लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा। देखो, आप लोग देख सकते हो, पहला वाला जो स्टेटमेंट पूछा गया था वो यहाँ पर है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म व नम जलवायु रहती है। बस यही वाला पहला स्टेटमेंट एग्जाम में आया, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास यहाँ पर किया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बात करी थी धान। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ के लोग मुख्य तौर पर यहाँ के लोग कर्तन दहन खेती करने के साथ साथ टेपियोका हो गया, शकरकंद हो गया, अनानास हो गया, इन फसलों को उगाते हैं और मछली वगैरह पकड़ करके ये लोग खाते हैं। तो इतना एग्जाम में आपके आया था। और यहाँ के लोगों का मुख्य आहार की बात करूं तो मेनियोक इन लोगों का मुख्य आहार है, जिसे कसावा भी कहते हैं। आलू की तरह जमीन के अंदर ही उगता है, ठीक है ना। और ये मलोका नामक ढालू छत में ये बड़े बड़े घर बना करके रहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल करते हैं। यही लाइन आपके एग्जाम में देखने को मिली थी। आप लोग अगर थोड़े बहुत समझदार होंगे, यानी कि आप लोग टीचर बनने वाले हैं, तो यहाँ पर मेरा कहना गलत है कि आप लोग समझदार होंगे, क्योंकि आप मेरे से भी ज़्यादा समझदार यहाँ पर होंगे। तो आप लोग इन नोट्स को अवश्य खरीद लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ, ताकि कोई भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। सारी की सारी आपके नोट्स में सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी। एक बार आप रिवाइज करोगे तो सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी बता दी कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग होता था। धान नहीं उगाते थे, मेनियोक उगाते थे, शकरकंद उगाते थे, टेपियोका उगाते थे, कर्तन दहन खेती भी करते थे। नम व गर्म जलवायु है, ये बात सही है। डी आपका सी गलत था यहाँ पर में, ठीक है ना। तो आपका ABD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है आपका लद्दाख के बारे में। लद्दाख से होकर के बहुत सी नदियां बहती हैं, सही बात है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, सही दिया गया है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर निम्न वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है दोस्तों? निम्न वर्षा होती है, ना कि उच्च वर्षा होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। ये बात तो यहाँ पर सही दी गई है। सी को यहाँ पर भी आपको हटाना पड़ेगा, सी को हटाओ, यहाँ पर भी आपका बचेगा ABD। इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी आपको बताना चाहूंगा, लद्दाख के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठंडा रेगिस्तान क्या है आपका? लद्दाख कैसा रेगिस्तान है दोस्तों? ठंडा रेगिस्तान है। तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृद्ध हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं। क्या है? अनेक नदियां बहती हैं। यही स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो, लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको मैंने यहाँ पर दिखाया। अब मैं बात कर लूँ दूसरे स्टेटमेंट की, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। ऊंचाई के कारण यहाँ का जो जलवायु वाला जो मौसम है वो कैसा है? अत्यधिक ठंडा है। ठंडा के साथ शुष्क भी यहाँ पर पाया जाता है। ये जानकारी इस प्रकार की आपको कोई भी नहीं बताएगा टू द पॉइंट के साथ। सिर्फ जानकारी आपको मेरे ही द्वारा बताई जाएगी, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे यहाँ पर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर है यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कैसी होती है? बहुत कम होती है। परंतु यहाँ पर क्या दिया गया था? यहाँ पर दिया गया है उच्च वर्षा होती है, इसलिए गलत है। परंतु यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं व तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव कराता है। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है जो कि करेक्ट दी गई है। आशा करता हूँ आप इन सारी जानकारी को बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब बात कर लेता हूँ कुछ महत्वपूर्ण और यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। जैसे आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे।
कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। इसने मांग की लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी कहा था। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, ये भी सही दिया गया है। इसने मनोरंजन के खिलाफ आवाज उठाई। मनोरंजन के खिलाफ थोड़ी ना आवाज उठाई थी, ये बात गलत है आपकी। पहला दूसरा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ये भी आपको नोट्स में ही जानकारी सारी की सारी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अशोक के धम्म की बात कर लूं तो अशोक के धम्म के विषय में सही बताना है आपको। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें किसी वली कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, सही दिया गया है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, सही दिया गया है। लोगों ने धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, जो कि गलत है। किसको नियुक्त किया था? महामात को नियुक्त किया था। महामत नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था, जो कि गांव या स्थानों में जाकर के लोगों को शिक्षा दिया करते थे धम्म की। महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया, ना कि बौद्ध भिक्षुओं को। डी तो आपका गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा ना, ए बी सी सही हो जाएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। और धम्म क्या था इसके बारे में भी आपको नोट्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अब आप लोग यहाँ पर समझ लो अशोक का धम्म आखिर क्या था, है ना। अशोक का धम्म आखिर क्या था? तो अशोक ने धम्म में किसी देवी देवता अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो पहली लाइन यहाँ से ही एग्जाम में उठाई गई है, आप लोग देख सकते हो। इसमें किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, तो सही दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कर्मकांड की आवश्यकता भी नहीं थी, ये भी सही दिया गया। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, तो धम्म के विचार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था लोगों ने धम्म की शिक्षा के लिए बौद्ध भिक्षुओं को नहीं बल्कि महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा धम्म, यहाँ पर क्या लिखा है? धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। तो ये वाला होना चाहिए थे धम्म महामत। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, ठीक है ना। सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। जिस क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, है ना। यही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो नोट्स में क्वेश्चन आपके वर्ष 2011 से अब तक के सारे डाले गए हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नारायण गुरु के बारे में। तो नारायण गुरु ने तो रिकॉर्ड अपना तोड़ के रखा ही रखा है। जैसे मैं बात करूं घासीदास ने भी रिकॉर्ड तोड़ के रखा है, ज्योतिबा फूले ने भी रखा है, पंडिता रमाबाई। ऐसे टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आते हैं, तो इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के रखा है। उनके अनुसार मानवता एक ही जाति है सारी, सही दिया गया है। उन्होंने सभी को अपने गुरुओं में विश्वास करने के प्रेरित कर, नहीं, ये बात गलत है आपकी। नारायण गुरु का एक नारा है मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, नारायण गुरु ने ही कहा है। तो राइट आंसर केवल और केवल ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नारायण गुरु के बारे में भी बता देता हूँ और दो चार व्यक्तियों के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ पाओ। श्री नारायण गुरु के बारे में यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। केरल के अजवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की जाति एक है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, पहली लाइन यही थी कि मानवता की जाति एक है। और उनका एक महत्वपूर्ण कथन भी आप लोग याद रखना, बार बार एग्जाम में आता है, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मतलब कि मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। अब नारायण गुरु से संबंधित क्वेश्चन अभी मैंने आपको ये वाला तो करा दिया ना, और इसके बाद भी एग्जाम में बार बार नारायण गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है ना। और घासीदास से भी आया करते हैं। नारायण गुरु का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानी, एक जाति एक धर्म एक मानवता जाति के लिए ईश्वर, यही मैंने अभी आपको बताया। तो नारायण गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो नारायण गुरु ने दिया। तो नोट्स लेने का यही आपको फायदा मिलेगा कि सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की, तो एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो आपने यहाँ पर सारी जानकारी देख ली। ज्योतिबा फूले के बारे में एग्जाम में बार बार आया करता है, लेकिन आपको यहाँ पर पेपर सोल्व करा रहा हूँ, ना कि दूसरे के टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूं। आपको मैंने केवल यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि नोट्स आपके लिए कैसे फायदेमंद रहेंगे और आपकी तैयारी में कैसे चार चांद लगाएंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, वेरीगाजा क्या था? ये मतलब कि एक बंदरगाह की तरह था, नाविक, यानी कि भरूच का यूनानी नाम वेरीगाछा, वेरीगा यूनानी नाम है ना। भरूच का यूनानी नाम क्या है दोस्तों? तो वेरीगाजा है। और श्रेणी क्या है दोस्तों? श्रेणी शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी बोलते हैं। गृहपति क्या? स्वतंत्र कृषक होता है। इरेटाइन पात्र क्या? मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन को बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको कराया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वायुमंडल की किस परत में वायु की सबसे पतली परत होती है? सबसे पतली वायु की परत किसमें होती है? सबसे पतली परत, तो सबसे पतली परत आपके 1 मिनट लास्ट वाली परत का क्या नाम है? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर राइट आंसर आपको मारना है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश वाले आपके मान रहते हैं, उनका आंसर मान रहता है, परंतु अगर यहाँ पर हिंदी वाले बाह्यमंडल मारेंगे तो आपका वहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक्सोस्फीयर का हिंदी सही नाम यहाँ पर बाह्यमंडल ही होता है, परंतु यहाँ पर बहिर्मंडल आपकी समताप मंडल के आपकी जो कौन सी परत होती है? आपकी क्षोभ मंडल के बाद आपकी समताप मध्य मंडल के बाद कौन सी परत आती है? बहिर्मंडल। और सबसे लास्ट में आपकी आती है वायुमंडल। यहाँ पर एक्सोस्फीयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोस्फीयर में ही पतली गैसें पाई जाती, तरल अवस्था में पाई जाती तमाम प्रकार की गैसें, ठीक है ना। एक्सोस्फीयर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर आगे आपको बताना चाहूँ कि 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास में सही कथन, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। ये बात गलत है। अधिरचना का भार शिखरों पे नहीं डाला जाएगा। अधिरचना जो नीचे का स्तंभ रहता है उसका नीचे में डाला जाता था। ये बात तो आपकी गलत हुई। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा था। ये भी बात गलत है। दोनों बातें गलत हैं। राइट आंसर 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ग्राम भोजक के बारे में सही नहीं है, नहीं वाला बताना है। यहाँ पर आपको बताना है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, सही दिया गया है। इनकी जमीन पर इनके दास व मजदूर काम करते थे, सही दिया गया है। गांव का कर वसूलने का काम राजा इन्हें सौंप देता था, सही है। ये न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं करते थे दिया गया, इसलिए गलत है। आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए 4th वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं नोट्स में दिखाना चाहूँ, ग्राम भोजक वाला बार बार आता है, तो नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ग्राम भोजक के बारे में यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। उसका पद आनुवांशिक था, यानी कि बाप मरेगा तो बेटा राज करेगा, उस प्रकार से। गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था ग्राम भोजक। इसकी जमीन पर दास व मजदूर काम किया करते थे। राजा कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप दिया करता था। न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम यही करता था। कौन? ग्राम भोजक करता था। तो ग्राम भोजक से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। गृहपति को मैंने अभी आपको बताया था मिलान वाले क्वेश्चन में, जो कि स्वतंत्र कृषक होता है। तो ग्राम भोजक वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, आप लोग देख सकते हो, ग्राम भोजक से पूछा गया क्वेश्चन। और नीचे आप लोग देख सकते हो, गृहपति से पूछा गया क्वेश्चन, जो अभी आपको कराया था, ठीक है ना। गृहपति से पूछा गया क्वेश्चन, श्रेणी से पूछा गया क्वेश्चन, जो कि शिल्पकार है। यहाँ पर भी ग्राम भोजक से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ग्राम भोजक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही मिलान है? कॉफी ठंडी व शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु व उच्च वर्षा। तो यहाँ पर आपके दोनों ही गलत हैं, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th वाला। ना तो ए है और ना तो बी है। कैसे दोस्तों, क्या इनकी जलवायु दशा होनी चाहिए चाय को उगाने के लिए और कॉफी को उगाने के लिए? तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक इस जानकारी को समझ लेना। कॉफी की बात करूं, इसके लिए गर्म व आर्द्र जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए दोस्तों। कैसी? गर्म, यहाँ पर 1 मिनट, गर्म व कैसी आपकी होनी चाहिए? गर्म व आर्द्र जलवायु। और चाय के लिए कैसी होनी चाहिए? चाय को भी आप लोग समझ लो, चाय के लिए होनी चाहिए उच्च वर्षा और ठंडी जलवायु, उच्च वर्षा और ठंडी जलवायु।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, कॉफी। कॉफी के लिए ठंडी नहीं बल्कि चाय के लिए ठंडी चाहिए, शुष्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए गलत हुआ। कॉफी के लिए गर्म जलवायु उच्च वर्षा, ये भी बात यहाँ पर गलत है। आपको यहाँ पर समझा तो दिया मैंने, आप लोग देखो। कॉफी के लिए आपको गर्म व आर्द्र चाहिए, गर्म चाहिए और उसके साथ आर्द्र चाहिए। गर्म आर्द्र यहाँ पर आपकी है ही नहीं कॉफी के साथ, इसलिए गलत है। और चाय के लिए आपको कैसी चाहिए? चाय के लिए आपको चाहिए उच्च वर्षा चाहिए और ठंडी जलवायु चाहिए। यहाँ पर गर्म जलवायु दी गई है और उच्च वर्षा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ठंडी होनी चाहिए, इसलिए गलत है आपका। इसलिए यह आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे की क्वेश्चन की। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास, 47-48 और 1956 के बीच उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। 1856 के बाद उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो कि कहता है 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें, इसलिए सही हो जाएगा। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर वे जाएंगी लड़कियां तो बिगड़ जाएंगी, ये भी लोग मानते थे। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, सही दिए ही गए हैं तो सही हो जाएंगे ना आपके। तो केसरी नामक अखबार कौन छपवाता था, जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था? केसरी बाल गंगाधर तिलक। केसरी कौन छपवाता था? अपना अखबार था, है ना। तो उसका संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसको करते थे संपादित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलान करना था, तो मिलान आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते थे। जलमंडल का मतलब जहां पर जल ही जल हो, तो जल के विभिन्न स्रोत से हो जाएगा। जैव मंडल का मतलब होता है पादप एवं जीव जंतु जहां पर हम लोग रहते हैं। वायुमंडल में केवल और केवल गैसें वो आपकी पाई जाती हैं। स्थल मंडल में चट्टान व खनिज पाया जाता है, सही हो जाएगा बस। और अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी, सही दिया गया है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति तैयार हो गए, गलत दिया गया। सामान्य जाति के लोगों ने जूते नहीं बनाए थे, बल्कि जो निचली जाति के लोग थे जिनको नीच माना जाता था, उन लोगों ने मौका देखा और जूते बनाने लगे थे, है ना, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग अलग बनाई जाती थी, उसको क्या बोलते थे? जब्त बोलते थे, है ना। क्या बोलते थे? जब्त बोलते थे। एक प्रकार की सूची को ही जब्त बोला जाता था। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, है ना। ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड आप यूट्यूब पर अभी सर्च करना, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हो, है ना। आप लोग सर्च करना, क्या सर्च करना? सीटेट एसएसटी ग्रीनविच से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्रीनविच से रिलेटेड क्वेश्चन बाय जसकरण सर, या ग्रीनविच के क्वेश्चन बाय जसकरण सर, इस प्रकार से आप लोग सर्च करना, आपको मिल जाएगी पूरी वीडियो। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया, परंतु यहाँ पर भी आपको बताता हूँ। कार्यालयों के खुलने का टाइम 9 बजे है सुबह का। चेन्नई के पास 80 डिग्री पूर्व देशांतर, ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 अंश पूर्व। क्या टाइम होगा आपको बताना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। भारत का मानक टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 अंश, है ना। तो उसमें से आप 80 घटाओ, पहले कितना आएगा? 2 डिग्री 30 अंश आ जाएगा। 1 डिग्री में आपको मालूम होगा 4 मिनट होते हैं, तो 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8, 8 मिनट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 80 दिया गया, 82 से कम है, तो 8 बजे में से आपको 8 मिनट कम कर देना, 9 बजे में से आपको 8 मिनट कम कर देना है, तो कितना होगा? 52 होगा, 8 52, है ना। 8 52 या 50 कह लो आप लोग, 8 52 या 50 कह लो, तो 8 50 यहाँ पर दिया गया है ना। यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। और 9 41, 41 कैसे आएगा? 41 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 92 45 में से आपको 82 30 घटाना है, क्योंकि भारत का मानक टाइम 82 30 है आपका, है ना। तो घटा लो आप लोग, 82 में से 92 में से 82 जाएगा, 10 बचेगा, है ना। 10, इनको आप लोग भूल जाओ थोड़े समय के लिए, 10 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में आपके 40 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे। आपने इन अंश को यहाँ पर भूल गए, तो 1 मिनट यहाँ पर मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर 40 का 41 कर दिया गया। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और
सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी यानी कि क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिलाओं की संख्या 30 से अधिक हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देख सकते हो, पृथ्वी की सैलें वे सैलें जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पेडागोजी के क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना कि पेडागोजी की सर वीडियो लाओ, पेडागोजी की सर वीडियो लाओ, तो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। कमेंट होने चाहिए 20-25, ठीक है ना। तो मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हो PDF फॉर्मेट में, है ना। 96 400 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से कॉल करना, मैं आपसे खुद बात करूंगा और बिल्कुल कम प्राइस में आपको उपलब्ध कराऊंगा। SST के नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को कंप्लीट करते हुए होंगे। तो मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।